वेलकम दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इतिहास के अपने एक बहुत ही खास दिन की चर्चा करने वाले हैं और उस खास दिन को हम इस तरह से देखते हैं कि उसे कभी भूला नहीं जा सकता और यदि उस दिन के महत्व को स्थापित करने के लिए हम किसी शब्द की तलाश करें तो संभव नहीं, डिक्शनरियां छोटी पड़ जाएंगी। यह दिवस है 16 अगस्त 1946। 1946 के 16 अगस्त में जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस। दोस्तों, यह हमारे इतिहास के लिए एक दर्दनाक दिन है, यह एक शर्मनाक दिन है, यह एक खूनी दिवस है, यह एक काला दिवस है और यह एक साजिश से भरा दिवस है। तो इसको किसी भी तरीके से हम भूल नहीं सकते। दोस्तों, अब हम इस दिवस के अन्य बातों को समझते हैं। तो क्या था कि संदर्भ क्या था? तो यहाँ संदर्भ था कि वावेल साहब की योजना के अनुसार संदर्भ क्या है कि वावेल योजना के अनुसार एक अस्थायी सरकार बनना था। हाँ, तो ये तो संदर्भ है। पटेल की योजना में यह तय था कि भारत में सरकार चलाने के लिए एक कार्यकारी या अस्थायी प्रोविजनल सरकार हम गठन करेंगे। तो क्या हुआ कि इस योजना को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। तो कांग्रेस तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग इसे पूरी तरह स्वीकार कर देती है, एकदम फ्लैटली रिजेक्टेड। तो अब कहता है क्या कि वायसराय वावेल ने पंडित नेहरू को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया और यह निमंत्रण 12 अगस्त 1946 को दिया। नेहरू जी भी इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया, कह कि ठीक है भाई, हम सरकार बनाएंगे। और आगे चलकर सितंबर में नेहरू जी ने सरकार की शपथ भी ली, तो सरकार बनी। लेकिन पंडित नेहरू और वायसराय ने लगातार कोशिश की, अब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार बनने वाली है वो एक इंक्लूसिव सरकार बने, एक समावेशी सरकार बने। समावेशी सरकार कहें तो क्या है? समावेशी सरकार का अर्थ है कि जिसमें दोनों जो बड़ी पार्टियां थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय मुस्लिम लीग, ये दोनों के प्रतिनिधि शामिल हों। तो ये एक तरह से अगर दोनों दल अगर उसमें सहयोग करते हैं, उसमें सहभागिता का निर्वाह करते हैं, तो यह एक इंक्लूसिव सरकार होगा। लेकिन पंडित नेहरू और वायसराय के लगातार कोशिश के बाद ये दोनों लगातार कोशिश कर रहे थे कि मुस्लिम लीग भी केंद्रीय सरकार में अपने नेताओं का नाम प्रस्तावित करे जिनको सरकार में शामिल किया जा सके, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो और भारत की अंतरिम सरकार कांग्रेस और लीग की मिलीजुली सरकार बन सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्या कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने समर्थकों से 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का अपील करते हैं। यही है 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना अपने समर्थकों से अपील करते हैं कि 16 अगस्त हम क्या मनाएंगे? डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। यानी हम कांग्रेस का विरोध करेंगे, हम भारत का विरोध करेंगे और ऐसे किसी भी योजना, किसी भी नीति जिसमें पाकिस्तान का स्पष्ट संदेश नहीं हो, पाकिस्तान निर्माण की बात नहीं हो, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे और साथ ही कांग्रेस की सरकार में आने का भी हम विरोध करेंगे। तो अपील कर दिया
अब क्या होता है कि जो प्रांतीय सरकारें काम कर रही थी, तो प्रांतीय सरकारों में आपको पता होगा कि एक पूरब का भाग था, पूर्वी भारत का, जिसमें कौन था, असम और बंगाल। तो वहां मुस्लिम लीग की सरकार चल रही थी, और उधर पश्चिम में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, वहां क्या था, वहां मुस्लिम लीग की सरकार चल रही थी। तो जहां जहां इनका वर्चस्व था, इन लोगों ने अब खुलकर जिन्ना का साथ देना शुरू कर दिया। और जिन्ना का साथ भी क्या कर दे रहे हैं कि क्या करते हैं कि सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर देते हैं। वहां की सरकारें वहां सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर देती है। अब क्यों करती है, क्या मंशा रही होगी, क्या मंशा है, इस बात को भी देखें। तो मंशा थी कि लोगों की छुट्टियां हो जाए, अफरा तफरी का माहौल बने और उसमें हिंसा भड़के। तो हिंसा भड़काने की बात चल रही थी। मुस्लिम लीग ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हम क्या करेंगे कि कांग्रेस को अगर सत्ता सौंपी जाती है, जैसा कि सितंबर में हुआ भी, तो कांग्रेस को अगर सत्ता सौंपी जाती है तो हम क्या करेंगे कि बंगाल को अलग राज्य हम डिक्लेयर कर देंगे, और साथ साथ क्या करेंगे कि वहां हम एक समानांतर सरकार का भी गठन करेंगे। यानी पूरे हिंसा के मूड में है। अब क्या होता है कि लीग के लोग, ऐसा नहीं है कि केवल पूर्वी असम और बंगाल में या सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में थे, बल्कि और जगह भी तो मुस्लिमों की संख्या अच्छी खासी रही है, आज भी है। तो जहां जहां इनका प्रभाव था, इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि मीटिंग, सभाएं, कांग्रेस के नीतियों का विरोध, सरकार बनने का विरोध, पाकिस्तान की मांग पर जोर देना, मुसलमानों के हितों की बात करना, इन तमाम तरह के प्रोपेगेंडा को लेकर ये सामने आ जाते हैं, और पूरा का पूरा क्या हो जाता है कि माहौल को ही खराब कर देते हैं। लीग शहर शहर पब्लिक मीटिंग करती है, मीटिंग में अपने लोगों से अपील करती है, हिंसा के लिए भड़काते हैं। अब हिंसा के, अगर हम इस घटना को होलोकास्ट की तरह भी देखें, नरसंहार की तरह देखें, तो अनुचित नहीं है, क्योंकि नरसंहार का मतलब है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां लूटी जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, लोग भागने पर मजबूर हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। तो तमाम तरह की चीजें हो रही है, और कैसे हो रही है, किसके इशारे पर हो रही है, किसकी सहायता से हो रही है, तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। ये एक बड़ी राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग के इशारे पर हो रही है, और जहां इनकी सरकारें थी, सरकार इसमें सहयोग कर रही है। सरकारी मतलब गवर्नमेंट स्पॉन्सर कहें, सरकार द्वारा प्रायोजित ये हत्याएं हो रही है। और इसमें एक और साहब का नाम आता है कि सोहरावर्दी, जो बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री थे, तो वो ही बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं। जिन्ना तो जिन्ना थे ही, सोहरावर्दी भी, ये भी कुछ कम नहीं थे, तो ये करते हैं। अब क्या होता है कि कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा इतनी जोड़ों पर फैलती है, यानी पूरे बंगाल में इस तरीके से फैलती है, और खास करके वहां जो नोआखाली एक जगह है, वहां पर बड़ी संख्या में हत्याएं होती है, और बड़ी संख्या में हत्या होती है जो बड़ी मशहूर है। तो ये हो जाता है। तो अब क्या होता है कि जब सितंबर में 2 सितंबर को पंडित नेहरू सरकार का शपथ ले लेते हैं, तो उसके बाद में क्या करते हैं कि वायसराय सरकार बनने के बाद भी वायसराय मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल होने के तरह तरह से प्रयास कर रही है कि भैया किसी तरह इंक्लूसिव बना लो, तुम भी अपने कुछ नेताओं का नाम दो जिसको हम सरकार में शपथ दिला सकें, जिनको कुछ जिम्मेवारियां दे सकें, और यह एक संदेश जाए कि भारत में दोनों बड़ी पार्टियां आपस में सहयोग के आधार पर सरकार चला रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 13 अक्टूबर 1946 को जिन्ना ने वायसराय को पत्र लिखा। अब जब नेहरू की सरकार बन गई
और आप सरकार में शामिल होने को तैयार नहीं है, तो नेहरू की सरकार तो बनी गई। नेहरू के नेतृत्व में भारत की केंद्रीय सरकार, ठीक है, अस्थायी सरकार थी, प्रोविजनल सरकार थी, लेकिन सरकार तो बनी। अब जिन्ना साहब को चिंता होने लगी कि अगर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो क्या होगा, लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा। और कांग्रेस क्या करेगी कि कांग्रेस अपनी जड़ें और मजबूत करेगी। और कांग्रेस का शक्तिशाली होने का मतलब है, कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव का मतलब है कि पाकिस्तान के लिए आगे कोई स्कोप नहीं होगा। इसलिए 13 अक्टूबर 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखते हैं कि हम अपने 5 सदस्यों का नाम सरकार में शामिल करने के लिए नामित करना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो शामिल हो गए, क्योंकि देखे कि अगर कांग्रेस को अगर फ्री हैंड मिल जाए, अगर मुस्लिम लीग उसमें ज्वाइन नहीं करे तो कांग्रेस को फ्री हैंड मिल जाएगा, और फ्री हैंड मिल जाएगा तो उस सरकार के कामों को देखते हुए, अपने रुझान को देखते हुए, अपने लिए नए अवसर को देखते हुए लोगों का रुझान उसकी तरफ तो बढ़ेगा। तो जिन्ना यह निर्णय लेते हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि जिन्ना आखिर सरकार में शामिल होना क्यों चाहते हैं, और जिन्ना पहले सरकार में शामिल होना क्यों नहीं चाहते। चलिए अब दूसरे सवाल का जवाब हम पहले ले लें। जिन्ना सरकार में शामिल होना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से स्पष्ट कर दिया कि अगर कांग्रेस को भारत के सत्ता सौंपा गया तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट एक्शन डे होगा, और हम क्या करेंगे, बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करेंगे। वहां हम क्या करेंगे कि समानांतर सरकार बनाएंगे। तो समस्या क्या थी कि कांग्रेस को सत्ता में नहीं आना चाहिए, लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई, अगर कांग्रेस को फ्री हैंड मिल गया, अगर कांग्रेस देश के लिए काम करना शुरू कर दी और लोगों का रुझान उसकी तरफ बढ़ा, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए किए गए सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तो जिन्ना इसमें जो शामिल होते हैं उनका नियत कांग्रेस के साथ या ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग का नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो भाई था क्या, तो ये क्या चाहते हैं कि हम कांग्रेस मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रख पाए, हमारे भी मंत्री रहे, सरकार के कामों का जो कुछ देखेंगे, वहां रहते हुए कांग्रेस नेताओं के अधीन जो विभाग चल रहे हैं उसकी नीतियों की आलोचना करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसका विरोध करेंगे, और कांग्रेस पर एक नियंत्रण स्थापित करने की योजना थी। अब क्या होता है कि बंगाल, सिंध, गुजरात, पंजाब में हिंदुओं पर सुनियोजित हत्याएं चल रही, और नोआखोली को तो आप देख ही रहे हैं। अब नोआखोली ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है कि एक तो वहां सबसे अधिक हिंसा हुई थी, सबसे अधिक हत्या हुई थी, और इस हत्या के बाद महात्मा गांधी ने वहां शांति स्थापना के लिए आमरण अनशन किया। दोस्तों आपने सुना होगा कि जिस दिन यानी 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, स्वतंत्रता की खुशी मना रही थी, पार्लियामेंट के में मध्य रात्रि में संविधान सभा के जो सदस्य थे उस समय के, वही कानून बनाने वाले थे, तो उनकी एक मीटिंग हो रही थी। उसमें पूरे दुनिया के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण हो रहा था, लेकिन उस जश्न में महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी कहाँ थे, वो नोआखोली में शांति के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष क्या कर रहे थे कि वहां अनशन पर बैठे हुए थे। तो एक ऐसी स्थिति बन गई। अब कहते कि जब पूरा देश इस अराजकता के चक्र में फंसा हुआ है, चारों तरफ हिंसाएं हो रही है, एक होलोकास्ट की स्थिति है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, उसी समय क्या होता है कि 20 फरवरी 1947 में घोषणा कर दिया कि यदि स्थिति ऐसी रही तो हम क्या करेंगे कि 1948 तक, जून 1948 तक
ब्रिटिश सरकार की घोषणा है कि हम 20 फरवरी 1948 तक में घोषणा कर दिया कि अगर ऐसा रहा तो 1948 तक भारत में केंद्रीय सरकार को भारत की सत्ता सौंप दी जाएगी, या यदि उससे भी खराब परिस्थिति बनी तो कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों को भी सत्ता सौंप दी जाएगी। अब ब्रिटिश सरकार भी अपना पल्ला झाड़ रही है कि भाई ब्रिटिश सरकार तो चाहती थी, ब्रिटिश सरकार आंतरिक रूप से यह चाहती थी कि भारत में सांप्रदायिकता बढ़े और उसका फायदा ब्रिटेन आगे भी भारत छोड़ने के बाद भी उठा सके, तो ऐसे में घोषणा कर दी जाती है। तो यह डायरेक्ट एक्शन डे एक पूरे हमारे इतिहास के लिए क्या है कि यह एक दर्दनाक दिन है, यह एक खौफनाक दिन है, यह एक खूनी दिन है, यह एक काला दिन है। कोई भी हम अंग्रेजी में भी कहें, चाहे हम इसको होलोकास्ट कहें, चाहे हम ब्लडी डे कहें, चाहे हम ब्लैक डे कहें, कोई भी पूरे डिक्शनरी का कोई भी शब्द इस दिन की हुई घटनाओं का। और ये जो हिंसा हो रही है, क्या हो रहा है भाई, ये हिंसा केवल लोगों के प्रति नहीं हो रही है, और यह क्या है कि पूरे राष्ट्र को तोड़ने की साजिशें चल रही है। तो यह एक कॉन्स्पिरेसी डे भी कहा जा सकता है। तो इस तरह की घटनाएं हो रही थी और इसने भारत के भविष्य को बड़ी गहराई से प्रभावित किया, बड़ी गहराई से। क्या ये जो हिंसाएं शुरू हुई भारत के बंटवारा और स्वतंत्रता तक लगातार चलती रही, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, लाखों की लोग अपनी जमीन, अपने रोजी रोजगार, अपनी संपत्तियां, अपना घर, अपना चूल्हा बर्तन और यहाँ तक कि अपने परिवार तक को छोड़कर भाग। तो एक ऐसी स्थिति थी। तो कुछ जो ऐतिहासिक दिन होते हैं, इतिहास में कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें शर्मसार कर रहे हैं और ऐसे चीजों को भूला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल से जुड़ें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने अधिक लोगों के साथ हो सकता है इसको शेयर करें। ये एक तरह से पाकिस्तान निर्माण के जड़ को मजबूत करने वाली घटना थी, डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946। तो यहां से हमारा देश का क्या होता है, अब आगे चल के देश का बंटवारा भी संभव हो गया, देश का भूगोल बदल गया, देश का सब कुछ बदल गया। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी। तो इसका संज्ञान लेना, इसके बारे में सोचना, इसकी चर्चा करना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, आपसे फिर एक बार आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।